गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर के, जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर कोई फीस, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। बस एक काम करना है कि निश्चित होकर के अपनी तैयारी करनी है और बहुत ही बेहतर सफलता प्राप्त करनी है। तो चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, अपना पेन कॉपी लेकर के जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ। प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है लिंगोफेन। लिंगोफेन हांगकांग में खाया जाने वाला एक प्रकार का पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। तो प्रश्न यहीं से बनेगा कि हांगकांग में खाए जाने वाले एक प्रकार के पकवान जो कि सांप के द्वारा बनाया जाता है को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसको? लिंगोफेन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वल्लम। वल्लम एक प्रकार की नाव होती है जो कि लकड़ी से बनी होती है और यह केरल में चलती है। कहाँ चलती है? केरल में चलती है। नेक्स्ट है आपका खेजड़ी का पेड़। राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलता है। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। खेजड़ी के पेड़ में कभी भी कीड़ा नहीं लगता, इसलिए इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो सीधा सीधा यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा, लिंगोफेन। लिंगोफेन कहाँ का एक महत्वपूर्ण पकवान है? तो यह हांगकांग में खाया जाने वाला एक प्रकार का पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका वल्लम। वल्लम एक प्रकार की नाव है जो कि लकड़ी की बनी होती है और यह कहाँ चलती है? केरल में चलती है। कहाँ चलती है? केरल में चलती है। नेक्स्ट आपका खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में पाया जाता है। यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। खेजड़ी के पेड़ में कभी भी क्या नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता, इसलिए इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए ये। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन के लिए क्या होता है? सबसे उचित समय अक्टूबर से नवंबर तक होता है। और बता दें कि बिहार के मुजफ्फर ज़िले के अंतर्गत जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची के पेड़ उगते हैं। क्या उगते हैं? लीची के पेड़ होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फर ज़िले में किया जाता है। और वहाँ पे जो है फरवरी में लीची के फूल खिलते हैं। क्या है यहाँ नेक्स्ट पॉइंट? लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, इसलिए अक्टूबर और नवंबर का जो माह होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मधुमक्खी इस समय अंडे देती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी से आपके पेपर में इम्पोर्टेंट है। हर पेपर में प्रश्न बन रहा है और अभी भी बनेगा। नेक्स्ट, वालसाड़ कहाँ है? गुजरात में है तथा कोझिकोड केरल में है। यहाँ से भी सीधा पूछ लिया जाता है कि वालसाड़ कहाँ है, कोझिकोड कहाँ है, या मिलान करने के लिए दे दिए जाएंगे चार ऑप्शन, उनमें इनमें से दो ऑप्शन अलग, दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी पूछा जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और यह 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सबसे पहले आपसे पूछे मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उचित समय क्या है? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर होता है। और लीची के फूल कब खिलते हैं? ये फरवरी में खिलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वालसाड़ कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और कोझिकोड कहाँ पे? ये केरल में है। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो कि कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और यह 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है आपकी परीक्षा में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका गुलदाउदी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं, जिससे लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत त्योहारों पर घर की दीवारों पर पिसे हुए चावल में रंग ये घोल कर है, रंग घोल कर
ये घोल कर है, यहाँ पे होलकर नहीं, रंग घोलकर चित्र बनाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पूछा जाएगा कि कचनार के फूलों से सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केरल के फूलों से केरल के फूलों से जो है सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो केरल में बनाई जाती है। केले के फूलों से सब्जी केरल में बनाई जाती है। और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से खेती बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गुलदाउदी और जिनिया के फूलों से रंग बनते हैं। क्या बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दो फूल हैं जिनके फूलों से, दो पेड़ हैं जिनके फूलों से जो है रंग बनते हैं, जिन्हें लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं, जिन्हें लोग कपड़े रंगने के काम में लाते हैं। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत त्योहारों पर घर की दीवारों पर पिसे हुए चावल में रंग घोलकर चित्र बनाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपकी परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसमें जितने भी फैक्ट होंगे केवल इंपॉर्टेंट होंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो केवल इंपॉर्टेंट तथ्य हमने इसमें लिए हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती, और इनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। क्या है, नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती, और इनका प्रयोग जो है फर्नीचर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोना गांव। सोना गांव कहाँ पे है, हरियाणा में है। गाजी खान पाकिस्तान में एक स्थान है, और बेलबनी का गांव कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट आपका कलचिड़ी को इंडियन रोबिन, इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको बस्टर्ड ये भी कहते हैं। इसको कलचिड़ी को इंडियन बस्टर्ड या इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है, और यह पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना हुआ होता है, और इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल रहते हैं। नेक्स्ट, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं पाई जाती हैं। कौवा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछना है कि किसके घोंसले में जो है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी पाई जाती हैं, तो ये कौवे के घोंसले में पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया हमने आपको, नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती। ध्यान रखिए, जिनकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती है, और इनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, सोना गांव कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। गाजी खान पाकिस्तान में है। बेलबनी का गांव आपका कर्नाटक राज्य में है। और कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन या इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। यह पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, और घोंसला घास से बना हुआ होता है, और इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल रहते हैं। नेक्स्ट आपका कोए के घोंसले में लोहे के तार, कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लिखने से अक्सर चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। लिखने से हमें वो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और प्रैक्टिस में आ जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कौन पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। या क्या करती है, कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है, और वह अपने अंडों के साथ, और कौवा, ये कब नहीं है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा क्या करता है, कौवा अपने अंडों के साथ इसके अंडे भी सेता है। तो कोयल घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा जो है, कौवा अपने अंडों के साथ इसके अंडे भी सेता है। नेक्स्ट, बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे देता है। नेक्स्ट, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेंढ में अपना घोंसला बनाता है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा जो है अपने अंडों के साथ इसके अंडे भी सेता है। नेक्स्ट, बसंत गोरी पेड़ के तने में। तो पूछा जाता है सीधा सीधा, पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे कौन देता है, तो बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देता है। नेक्स्ट, फाख्ता कैक्टस के कांटों और मेहंदी की मेंढ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। बहुत ही कलाकार होती है, और यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, और उनके बीच एक थैली जैसा घोंसला बनाती है, और उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट है आपका शकरखोरा पक्षी। किसी छोटे पेड़, झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और घोंसला रुई पेड़ की छाल, कपड़ों, टुकड़े आदि से बना हुआ होता है। नेक्स्ट, गौरैया गौरैया पक्षी कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। वह अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है।
चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। दर्जन चिड़िया बहुत ही कलाकार होती है और यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच एक थैली जैसा घोंसला बनाती है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा पक्षी है जो कि अपनी नुकीली चीज से नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके घोंसला बनाता है, तो वो क्या है, दर्जन चिड़िया है। नेक्स्ट, शक्करखोरा अपना जो घोंसला बनाता है पेड़ या झाड़ियों की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो लटकता हुआ घोंसला किसका होता है, शक्करखोरा का होता है। नेक्स्ट, गौरैया पक्षी कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, यह अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। नेक्स्ट आपका बोरा और चेवा चावल की दो प्रकार हैं जो कि असम राज्य में खाया जाता है। नेक्स्ट, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली जिले में स्थित है। पोचमल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इनकी कलाकारी और बुनाई को पोचमल्ली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अब ये मुख्तारपुर गांव जो है और पोचमल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश नहीं, अब ये तेलंगाना का भाग है। किसका भाग है, तेलंगाना का भाग है। तो प्रश्न में आया कि पोचमल्ली कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। नेक्स्ट, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में, बाजार गांव महाराष्ट्र में और कप परेड मुंबई शहर में एक जगह का नाम है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा रहा है। बिहू कहाँ का त्यौहार है, असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और बोरा और चेवा चावल की दो प्रकार हैं जो कि असम राज्य में खाया जाता है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना के पोचमल्ली जिले में स्थित है। पोचमल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इनकी कलाकारी और बुनाई को पोचमल्ली के नाम से जाना जाता है, पोचमल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट, नल्लामड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है और कपरेट मुंबई शहर में एक जगह का नाम है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्लॉथ भालू जैसा एक जानवर होता है जो दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटककर उल्टा सोता है। स्लॉथ की पूरी जिंदगी लगभग 40 वर्ष की होती है, जिसमें मुश्किल से वह 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। नेक्स्ट, आपका सभी जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। सभी जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। नेक्स्ट, बाघ अंधेरे में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं बाघ से और स्लॉथ से भी सीधे सीधे पूछा गया था अभी कुछ समय पहले कि ऐसा जानवर कौन सा है जो कि उल्टा लटक कर सोता है। तो उसमें ऑप्शन चमगादड़ भी होना चाहिए था, पर चमगादड़ नहीं था, उसमें ऑप्शन स्लॉथ का था, तो स्लॉथ था। चमगादड़ भी उल्टा लटक कर सोता है। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। स्लॉथ भालू जैसा एक जानवर होता है जो दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटक कर उल्टा सोता है। स्लॉथ की पूरी जिंदगी लगभग 40 वर्ष की होती है, जिसमें वह मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। नेक्स्ट, सभी जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाघ अंधेरे में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। देखिए इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, सांप के जहर से सीरम नामक दवाई बनाई जाती है। सांप के जहर से सीरम नामक दवाई बनाई जाती है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करेत, दुबई और अफाई। नेक्स्ट, सपेरों की अधिकतर जातियों को कालबेलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नागगुम्फन। नागगुम्फन एक प्रकार की रंगोली है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसे आपकी परीक्षा के लिए। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, सांप के जहर से क्या बनाई जाती है, सीरम नामक दवाई बनाई जाती है। और भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करेत, दुबई और अफाई। या देखिए नेक्स्ट, सपेरों की अधिकतर जातियों क्या कहते हैं, कॉलबेलिया कहते हैं। नेक्स्ट, नागगुम्फन एक प्रकार की रंगोली है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल हम वही तथ्य लेकर के आए जो आपकी सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, नेपेंथस एक प्रकार का शिकारी पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, जो कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है और उन्हें खा जाता है। नेक्स्ट हमारा, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्ची को पुर्तगाल देश के
मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। नेक्स्ट है आपका भिंडी को अफ्रीका से, गोभी और मटर को यूरोप से और सोयाबीन को चीन से लाया गया था। नेक्स्ट है आपका अलबरूनी। देखिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। अलबरूनी का दूसरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बयरूनी या अबू रहमान था। देखिए हमने आपको दे दिया है पूरा नाम, क्या था इसका, यहाँ से परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। अल बरूनी महमूद गजनबी के समकालीन था। किसका था? महमूद गजनबी के समकालीन था। यहाँ से आपका ये प्रश्न आपकी एसएसटी में भी बनेगा। अल बरूनी ने किताब उल हिंद तहकीक हिंद पुस्तक की रचना की है। और अल बरूनी का जन्म 15 सितंबर 973 ईस्वी को ख्वारिज्म पर्शिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 दिसंबर 1048 ईस्वी में गजनी अफगानिस्तान में हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। नेपंथस एक प्रकार का शिकारी पौधा है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, जो कि कीड़े मकोड़े और छोटे जीवंतों को शिकार करके उन्हें खा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नेपंथस कहाँ पाया जाता है, तो भारत के मेघालय और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न बनता है, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। नेक्स्ट भिंडी को अफ्रीका से और गोभी मटर को यूरोप से और सोयाबीन को चीन से लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न सीधा सीधा बनेगा, छपेगा यहाँ से प्रश्न। नेक्स्ट अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। अल बरूनी का दूसरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बयरूनी और अबू रहमान था। अल बरूनी महमूद गजनबी के समकालीन था। अल बरूनी ने किताब उल हिंद तहकीक हिंद, यानी कि इसकी किताबों के नाम है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ये पुस्तक इसी की है, किन रचना की थी। अल बरूनी का जन्म 15 सितंबर 1973 ईस्वी ख्वारिज्म पर्शिया में हुआ था और 13 दिसंबर 1048 ईस्वी को गजनी अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई कुनैन बनाई जाती है। प्रश्न आता है कि किस पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, तो सिनकोना पेड़ की। और पूछा जाता था कुनैन दवाई किसके लिए काम आती है, तो मलेरिया रोग के। नेक्स्ट आपका रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है और इस रोग के उपचार के लिए, ये गुड़ नहीं है, गुड़ है, ये क्या है, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सिनकोना पेड़ की छाल से कौन सी दवाई प्राप्त होती है, तो कुनैन दवाई प्राप्त होती है और कुनैन से क्या होता है, मलेरिया का उपचार होता है। नेक्स्ट रोनाल्ड रोस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा छप रहा है पेपर में। रोनाल्ड रोस्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। तो मलेरिया रोग मच्छरों के काटने से होता है, ये रोनाल्डो रोस ने बताया। नेक्स्ट एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है और इस रोग के उपचार के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपर में छप रहा है आपके, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मिजो भाषा। मिजो भाषा मिजोरम में बोली जाती है। चेराव नाच मिजोरम राज्य में होता है और यहाँ यह नाच फसल कटने के समय किया जाता है। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी की खोज की थी। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इनका जन्म 1882 में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा के लिए। तो मिजो भाषा पूछा जाता है, मिजो भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो ये मिजोरम में बोली जाती है। नेक्स्ट चेराव नाच कहाँ पर होता है? तो ये मिजोरम में होता है। दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। और ये कब किया जाता है? फसल कटने के समय किया जाता है। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय नेपाल में है और नेपाल में से क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। 8,848 मीटर जो भी है ये है इसका। नेक्स्ट ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इनका जन्म कब हुआ था? 1882 में हुआ था। तो देखिए सीधे सीधे एक एक नंबर के फैक्ट यहाँ से सीधे सीधे बनेंगे आपकी परीक्षा में। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट हमारा उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकता है। यानी कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को लगभग हर दिशा में, हर एंगल से घुमा सकता है। नेक्स्ट मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। नेक्स्ट भोजन को भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर पकाया जाता है। नेक्स्ट केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मच्छरों द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग फैलते हैं।
नेक्स्ट है आपका रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बन रहा है और बनेगा। चलो रिवाइज करते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन को लगभग हर दिशा में घुमा लेता है, तो उल्लू है। और पूछा जाता है कि कौन पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो मैना अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। नेक्स्ट, भोजन को कितने प्रकार से बनाया जाता है, पकाया जाता है, यह भी आपसे पूछा जाता है प्रश्न में हमेशा ही परीक्षा में। भोजन को भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर पकाया जाता है। नेक्स्ट, केचुए को किसान का मित्र कहते हैं, तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट आपका मलेरिया द्वारा मच्छरों द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग फैलते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है मच्छर के बारे में भी। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खी पालन का सही उपयुक्त समय क्या होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है, अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है। तो उस समय मधुमक्खी पालन किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, एक एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर सफल होंगे आप। एक बार स्टडी तो कीजिए, पढ़िए तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इग्लू बर्फ के घर होते हैं। इग्लू पूछा जाता है प्रश्न में, इग्लू क्या है? तो ये बर्फ के घर होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। यह घर एस्किमो जाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हीं के घर को इग्लू कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है यहाँ पे, इग्लू क्या है? तो इग्लू क्या होते हैं? बर्फ के घर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, केरल में टैपी कौवा जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं और यह देखने में शकरकंदी जैसा होता है। नेक्स्ट, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है और कथकली नृत्य केरल में होता है। तो प्रश्न आपसे सीधे से बनता है कि इग्लू क्या होता है? तो इग्लू बर्फ के घर होते हैं। कहा पूछा जाता है इग्लू कहाँ पाए जाते हैं? इग्लू जो बर्फ से बने घर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। और यह घर किस प्रजाति के होते हैं? तो ये एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन्हीं के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। तो देखिए 4 प्रकार से प्रश्न यहीं 2 लाइन से बन गए हैं, तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में यहाँ से। नेक्स्ट, टेपी कौवा। टेपी कौवा का क्या है? ये केरल में पाया जाता है और जमीन के नीचे उगाया जाता है और ये एक प्रकार का क्या है? फल है। देखिए प्रश्न ये भी बन सकता है कि टेपी कौवा है एक प्रकार का फल है, सब्जी है, क्या है? पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं और यह देखने में कैसा होता है? शकरकंदी जैसे होता है। नेक्स्ट आपका, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो पूछा जाता है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। और कथकली नृत्य भी कहाँ होता है? केरल में होता है। कथकली नृत्य कहाँ होता है? केरल में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, आप क्लास को लाइक नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते? निवेदन है आप सभी से कि क्लास को शेयर कीजिए ताकि और सभी का भला हो सके। प्लीज़ शेयर कीजिए क्लास को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंगों के कारण होते हैं। क्या? जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंगों के कारण होते हैं। नेक्स्ट, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह क्या कर देते हैं? बच्चे देते हैं। नेक्स्ट, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कुकुर झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। नेक्स्ट, अबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। वर्ली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है और गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट बन रहे हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंगों के कारण होते हैं। ध्यान रखिएगा, जानवर की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वह उनके बालों के रंगों के कारण होते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वह बच्चे देते हैं और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान भी होते हैं और बाल भी होते हैं, वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके बाहर कान होंगे वो बच्चे देंगे, सीधा सीधा ये पहचान है। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होंगे, जिनके कान बाहर नहीं होंगे, वो अंडे देंगे, सीधी सी बात है। ये आप ध्यान रखिएगा, आसान हो जाए आपके लिए, नहीं तो पेपर में कन्फ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट, कुकर जनजाति जो है ये जो है झारखंड की आदिवासी जनजाति है। पूछा जाता है आबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो आबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? आबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहते हैं। और ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ली एक प्रकार की क्या है? पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है और गोलकुंडा फोर्ट का है? हैदराबाद में। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लिए चलते हैं नेक्स्ट।
चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो कि आपकी परीक्षा में 1 नंबर का सीधे सीधे बन रहा है और बनेगा। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई के बीच मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह में मनाया जाता है। और विश्व प्राणी दिवस ये मनाया जाता है आपका 6 अक्टूबर का। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा आपको यहाँ से विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस ध्यान रखिएगा, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपका? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस ध्यान रखिएगा, पृथ्वी दिवस तो ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस ध्यान रखिएगा आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है आपका? 22 मई को मनाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बता देते हैं। विश्व प्राणी सप्ताह ये अक्टूबर का पहला सप्ताह को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न आपका बन जाएगा। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई के बीच, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह में और विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर यहीं से आपको मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। घूमर नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध है। भांगड़ा नृत्य पंजाब में प्रसिद्ध है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। सॉन्ग नृत्य नागालैंड में प्रसिद्ध है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में प्रसिद्ध है। बिहू नृत्य असम में प्रसिद्ध है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। छऊ नृत्य झारखंड में प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य झारखंड में प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड का छोलिया नृत्य क्या है यहाँ पे? उत्तराखंड का ये छोलिया है यहाँ पे। उत्तराखंड का छोलिया नृत्य प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का। रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यक्षगान कर्नाटक में प्रसिद्ध है। और गरबा नृत्य गुजरात में प्रसिद्ध है। तो ये देखिए, यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपको एक प्रश्न नृत्य से संबंधित मिल जाएगा। एक या तो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में प्रसिद्ध है। भांगड़ा नृत्य कहाँ पे है, तो पंजाब में प्रसिद्ध है। लावनी नृत्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। सॉन्ग नृत्य नागालैंड में प्रसिद्ध है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में प्रसिद्ध है। बिहू नृत्य असम में मनाया जाता है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कथकली नृत्य केरल का प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य झारखंड में प्रसिद्ध है। और छोलिया नृत्य उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। छोलिया नृत्य और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य प्रसिद्ध है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। प्रसिद्ध है। तो क्या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। रासलीला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। और यक्षगान आपका जो है, जिसकी यक्षगान नृत्य कर्नाटक में प्रसिद्ध है। और गरबा नृत्य आपका गुजरात में प्रसिद्ध है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपके परीक्षा में सीधे सीधे 1 नंबर का बन रहा है और बनेगा। तो आप केवल इन्हीं याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपको एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं पर आज हम आपकी आज की क्लास का समापन करते हैं। और मिलते हैं जल्द ही आपसे ऐसी ही अच्छी क्लास के साथ।
तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग निरंतर अपनी स्टडी करते रहिए और निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लाइक करो या मत करो, पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आप जैसे सभी लोगों का भला हो सके। तो चलिए यहीं पर समापन करते हैं आज की अपनी क्लास का और मिलते हैं जल्द ही अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ आप सभी से। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।